अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ये थर्मोडायनामिक्स की हमारी चौथी वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट के बारे में। तो बेसिकली वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी बातें क्लियर हो सके। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी इस वीडियो में, जैसे कि हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी वगैरह। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हीट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो मेंशन किए हैं बुक में, सिलेबस में, सब के सब कवर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हीट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट इज़ अ मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, जैसे मान लीजिए हम कोई एक यहाँ पर बॉटल रख देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ठंडा पानी फिल किया हुआ हो, ठीक है। ये बॉटल एक मान लेते हैं जिसके अंदर क्या हो, ठंडा पानी फिल किया हो। तो हम नोटिस करते हैं इसके ऊपर ड्रॉपलेट्स जम जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सराउंडिंग में जो हमारे वाटर वेपर है या ह्यूमिडिटी जो होती है ना, जो बेसिकली जिसको हम लोग नमी बोलते हैं, वो जो होती है वो हमको विजिबल नहीं होती, क्योंकि वो हीट के साथ जो वाटर वेपर होता है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट रहता है। तो वो हीट को क्या करता है, रिलीज़ करके वो ठंडा होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बॉटल के ऊपर जमा हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और जो बॉटल की जो ठंडक है, वो दोनों एक दूसरे को हीट एक्सचेंज कर रही है, ठीक है। तो मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक। क्यों ऐसा होता है? ऐसा तब होता है जब एज ए रिज़ल्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, एज अ रिज़ल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं, सही रहेगा। टेम्परेचर का डिफरेंस जब क्रिएट होगा तो जाहिर सी बात है कि हीट का एक्सचेंज शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ये बहुत हॉट ऑब्जेक्ट है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं ना विंटर टाइम में, ये जैसे मान लीजिए कोल बर्न कर रहा हुआ, ठीक। तो अभी जिस कमरे में रखा हुआ होता है वो भी धीरे धीरे क्या करता है, उसको भी हीट कर देता है। क्यों? क्योंकि जो इससे हीट निकल रही होती है, यहाँ पर टेम्परेचर, जो कोल का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, सराउंडिंग का कम। तो धीरे धीरे सिस्टम से सराउंडिंग में हीट क्या होने लगती है, एक्सचेंज होने लगती है। इसी को हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके। अगर हम बात करें इसको, तो हम लोग हीट को डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू, ओके। जो हीट होती है ना, ये हमारी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो कि किस पर डिपेंड करे, जो कि डिपेंड करती है किसके, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, ठीक है ना। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। ये जो है एक पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन मतलब हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। तो ये जो है बेसिकली पाथ फंक्शन होता है, क्योंकि कहाँ से कहाँ पर हीट जा रही है ये एक पाथ के थ्रू ही जाती है ना। मोड ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक पाथ के थ्रू होता है। जैसे ए से बी पॉइंट जा रही है तो ये पाथ पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ अ पाथ फंक्शन, ठीक है। अब हीट में अगर हम क्यू की वैल्यूज़ देखें तो हमको दो तरह की वैल्यूज़ मिलती है, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक निगेटिव वैल्यू। कब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, कब निगेटिव? तो जब कभी एनर्जी जो हो क्या हो, एनर्जी या फिर हीट जो हो क्या हो, एब्जॉर्ब हो रही हो। हीट या एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो रही हो, यानी कि प्रोसेस जो हो रही होगी वो कैसी होगी, एंडोथर्मिक हो रही होगी। इस केस में हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, पॉजिटिव मिलती है। और अगर निगेटिव मिल रही है तो इसका मतलब एनर्जी या फिर हीट जो है क्या हो रही होगी, यहाँ पर रिलीज़ हो रही होगी। एनर्जी और हीट क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी, यानी प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्यों वैल्यू ऐसा हो रहा है कि वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, सपोज करते हैं हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब ये हीट लूज़ करेगा तो इस सिस्टम से हीट माइनस हो रही है, तो ऐसे केस में क्यू की वैल्यू निगेटिव आती है। और यहाँ पर जब हीट निकल रही है इसका मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक। और अगर हम इसको हीट देंगे तो यहाँ पे हीट क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो ये प्रोसेस जो होगी क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाती है। इसीलिए ये वैल्यूज़ प्लस माइनस होती है, ठीक है। बात करें अगर हम इसकी यूनिट की, तो यूनिट ऑफ क्यू या यूनिट ऑफ हीट जो होती है कई ठो होती है। सबसे कॉमन जो होती है वो होती है कैलोरी, जिसको हम लोग CAL भी लिखते हैं, ठीक है। कैलोरी सबसे कॉमन यूनिट है। अगर हम SI यूनिट की बात करें, हीट की SI यूनिट, तो SI यूनिट इसकी होती है जूल। हीट की SI यूनिट जूल होती है और SI यूनिट ही मेन होती है, ठीक है। इन दोनों में आपस में रिलेशन भी है। जैसे 1 कैलोरी जो होती है वो बराबर होती है 4.184 जूल के, या फिर अगर हम जूल से रिलेट करें तो 1 जूल जो होता है बराबर होता है 0.239 कैलोरी के।
ठीक है। जो जिम वगैरह में लोग जाते हैं तो अपना कैलोरी का ख्याल रखते हैं ना, तो बेसिकली एक तरह से वो भी हीट ही है, ठीक है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये थी बातें हीट की हमारे। अगेन रिपीट कर देते हैं सारी चीज़ें कि क्यू से डिनोट करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये पाथ फंक्शन होता है। एक्सटेंसिव इसलिए कि ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करेगा, पाथ फंक्शन इसलिए कि ये पाथ डिपेंडेंट है। इसकी दो तरह की वैल्यूज़ आती हैं अलग अलग प्रोसेस में। अगर एंडो प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी तो उस केस में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो उस केस में निगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट जूल होती है। अब बारी आती है कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है सिस्टम और सराउंडिंग में। सपोज़ करिए कि हमारे पास ये कोई सिस्टम है ना, और ये हमारा सराउंडिंग है। सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में हम मान लेते हैं कि हीट का एक्सचेंज हो रहा है। अभी फ़िलहाल हम मान लेते हैं कि सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रही है, ठीक है। क्यू जो है सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है। तो इसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। इसको मेजर किया जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हीट कैपेसिटी। हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं हीट कैपेसिटी से। बेसिकली हीट कैपेसिटी जो होता है इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। डेफिनेशन अलग होती है, बस समझाने के लिए बताया गया है कि हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हीट कैपेसिटी से मेज़र करते हैं। अब हीट कैपेसिटी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसको हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज व्हाट? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of सिस्टम, किसी भी सिस्टम का, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी सिस्टम का जो हमें हीट लगेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। उसको हाईलाइट रखते हैं ताकि पता रहे डेफिनेशन। मतलब सपोज़ करिए कि हमारे पास एक कोई सिस्टम है, इमेजिन करिए कोई एक सिस्टम, मान लीजिए पतीली है कोई जिसमें पानी रखा हुआ है, कंटेनर एक है जिसमें वाटर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास अभी इसका फ़िलहाल T टेम्परेचर है, ठीक है। तो हम इसको कुछ हीट देंगे तो कुछ टाइम के बाद जिसका टेम्परेचर जो होगा क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा कि इसमें 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो जो हीट लगी यहाँ से यहाँ जाने में उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई? इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो सपोज़ करिए कि Q जो है हीट जो है सप्लाई की जा रही है, Q इज़ अ हीट सप्लाइड, ठीक है। Q इज़ अ हीट सप्लाइड टू सिस्टम, ठीक है। T2 टेम्परेचर में मतलब सपोज़ कर लेते हैं कि जो अभी करेंटली सिस्टम है वो T1 है, उसको हीट दिया तो उसका टेम्परेचर चला गया T2 पर, ठीक है ना। T1 से रेज करके टेम्परेचर चला गया किस पर? T2 पर। तो जो हीट कैपेसिटी यानी स्मॉल c से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल c से ये किसके बराबर हो जाती है? Q अपॉन T2 माइनस T1, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर ये जो C है हमारा, ये क्या है? हीट कैपेसिटी। थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि हीट कैपेसिटी स्मॉल c से डिनोट की जाती है, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन हमको क्या मिल जाएगा? स्मॉल c इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T, ठीक है। इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर Q जो है वही हीट सप्लाइड है, हीट सप्लाइड, और यहाँ पर जो ये क्या है? टेम्परेचर चेंज, ठीक है। जैसे मान लिया कि सिस्टम था, मान लेते हैं सिस्टम था कोई, इसका जो टेम्परेचर था अभी 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, बढ़ा के 110 हो गया। तो ये T1 मान लेंगे, इसको T2 मान लेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ रख के इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हीट कैपेसिटी। अब बारी आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ठीक है। देखिए हीट कैपेसिटी दो तरह की होती है, ठीक। एक होती है हमारी स्पेसिफिक और दूसरी होती है हमारी मोलर, ठीक है। तो दोनों को हम लोग इंडिविजुअल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे?
देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे कि किसी भी सबस्टेंस के 1 किलोग्राम का मास को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसी भी सबस्टेंस का, ठीक है, किसी भी सबस्टेंस हो वो 1 किलोग्राम हो, उसका जो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट रिक्वायर्ड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होता है ये, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 किलोग्राम, या यूनिट मास भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर यूनिट टेम्परेचर, ठीक है। मतलब 1 किलोग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हमको हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल सी, क्योंकि बेसिकली ना हम लोग हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ते हैं बल्कि हम लोग मोलर या स्पेसिफिक ही पढ़ते हैं और ज़्यादातर मोलर ही पढ़ी जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको दोनों का डिनोशन सेम है, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस भी नहीं, बात वही है, खाली कंडीशन पे अलग अलग चीज़ें आएंगी। मतलब ये जनरल डेफिनेशन है और ये स्पेसिफिक डेफिनेशन है, ठीक है। जो हमारी हीट कैपेसिटी वो जनरल डेफिनेशन हो गई और ये वाली स्पेसिफिक है, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय सी। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करेगी बल्कि नेचर ऑफ सबस्टेंस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें, ठीक है, तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे इसको देखते हैं, मैथमेटिकली हो जाएगा C = Q/m डेल्टा T। बेसिकली यहाँ पर जो C है हमारा ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q जो हो गई हमारी हीट हो गई, M जो होगा ये क्या होगा हमारा मास ऑफ सबस्टेंस, जो भी सबस्टेंस लिया गया उसका, ठीक है, और जो डेल्टा T है वो तो चेंज इन टेम्परेचर है, मतलब जहाँ से टेम्परेचर जहाँ तक बढ़ा हो उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो C = क्या होगा, Q/m डेल्टा T, ओके। अब अगर हम बात करें तो जनरली जो है थर्मोडायनेमिक में 2 प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन जनरल बात हो रही, ठीक है। इन जनरल बात हो रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही होता हो। जनरली अगर हम बात करें तो 2 तरह की प्रोसेस बहुत कॉमन है। जैसे पहला जो है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी ऐसी प्रोसेस जिस पर क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है, इसका मतलब जो यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट होता है। तो ऐसे केस में अगर हम इस फार्मूले पे अप्लाई करेंगे तो C = Qm डेल्टा T हमारे पास फार्मूला है, जहाँ पर जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Q/m × 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी कि जो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइसोथर्मल प्रोसेस में आती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केस है इसलिए इसको देखा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो जनरल प्रोसेस एक है हमारे पास एडायाबैटिक प्रोसेस में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर हीट का एक्सचेंज 0 होता है, यानी कि यहाँ पर हीट का चेंज नहीं होता है, ठीक है। हीट एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, 0। तो इस केस में अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पर Qm डेल्टा T मिलेगा, तो ये Q 0 हो जाएगा क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा, नीचे m डेल्टा T, तो सीधे सीधे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो C एडायाबैटिक यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एडायाबैटिक प्रोसेस = 0। यहाँ पर हम कितनी भी हीट दे दें, ठीक है, सबस्टेंस को एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो वो चेंज नहीं आएगा, वो हमेशा क्या रहेगी, 0 रहती है, ठीक है। इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि अगर हम स्मॉल c की वैल्यू देखें तो ये लाई करेगी 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की जाए
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होगा वहाँ पर क्या होगा, C, हम यहाँ इसको ना नीचे V टर्म लगा देते हैं ताकि V से मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, तो हमको Q मिलेगा M डेल्टा T। ठीक है, अब हमको पता है कि यहाँ पर जो मास ऑफ सबस्टेंस है वो क्या है, 1 किलोग्राम है, और जो डेल्टा T है यानी चेंज इन टेम्परेचर है वो भी 1 का है। अब चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो CV होगी वो किसके बराबर हो जाती है, Q के बराबर हो जाती है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट करें तो कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट करने में हमको क्या मिलेगा, अगेन यहाँ पर इसको कैसे लिख रहे हैं, CP से लिख रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास है QM डेल्टा T। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगेन Q की वैल्यू Q ही रहेगी क्योंकि, और नीचे जो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट में भाई 1 किलोग्राम ही की बात होती है। और उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस होगा या 1 केल्विन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो CP की वैल्यू मिलेगी वो भी क्या हो जाएगी, Q। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि हम जब भी कैलकुलेट करेंगे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो, जो हीट होगी वही हमारी स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, या जो हमारा हीट होगा वही स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब दोनों में कोई सेम चीज़, दोनों जो है क्या चीज़ है, सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, अब केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है मोल का, या मोल कॉन्सेप्ट का। तो इन जनरल केमिस्ट्री में हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी को ही पढ़ते हैं, वही क्वांटिटी पढ़ते हैं जो मोल से रिलेटेड है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी हम उस हीट को कहते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी एक मोल सबस्टेंस का मास 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 mole of substance through 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 मोल सबस्टेंस का जो भी हीट का रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल C से। ठीक है ना, तो अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो हमको क्या मिलता है, कैपिटल C इज इक्वल्स टू Q अपॉन N डेल्टा T। ये हमारा पास फार्मूला बन के आ जाता है, जिसमें Q जो है क्या है, हीट है, N जो है नंबर ऑफ मोल्स है, डेल्टा T हमारा चेंज इन टेम्परेचर है, और C जो है हमारा क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है। ओके, तो ये होती है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला जो होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोग CV बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल C नीचे भी लिखा जाता है। और एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इन दोनों का आगे चल के काफ़ी यूज़ होगा, क्योंकि अभी हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं जैसे एंथैल्पी और सब चीज़ें, तो उसमें इसका ज़रूर वर्क पड़ेगा, तो वहाँ पर हम लोग और इसके बाद रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम जनरली समझ लेते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम डिफ़ाइन करें तो हमारे पास क्या निकल के आता है, Q N डेल्टा T। ठीक है, यहाँ पर हमको ये CV मिलती है। ठीक, और अगर हम CP की बात करें तो हमको क्या मिलेगा, Q अपॉन N डेल्टा T, सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमारे पास फार्मूला रहता है उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, बेसिकली जो है कांस्टेंट वॉल्यूम वाले या कांस्टेंट प्रेशर पे जो होता है वो कितना 1 मोल सबस्टेंस में टेम्परेचर का चेंज आएगा उसी को हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल रिलेशन होता है, जिसको हम लोग और स्टडी कर लेते हैं, जिसे हमारे पास मोलर मास होता है। एक टर्म इस्तेमाल होता है मोलर मास, किसी भी चीज़ का मोल का मास। ठीक है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या मिलता है, CV अपॉन स्मॉल cv।
ठीक है, ये एक रिलेशन होता है बेसिकली। CV जो है ऊपर वाला जो है दिस इज़ क्या है, ये है हमारा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये क्या है हमारा, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब इन दोनों का अगर हम रेशियो करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस मिल जाता है। सेम गोज़ फॉर कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि अगर हम बात करें मोलर मास की तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी, ठीक है, तो जैसे कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा ये मोलर हीट कैपेसिटी हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। इनका जब रेशियो निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिल जाता है मोलर मास। तो ये था हमारा मोलर हीट कैपेसिटी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया हीट के बारे में, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में और मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।